कल नामांकन और आज घर घर प्रचार। जी हां, सीएम योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। आज प्रचार की शुरुआत गोपाल मंदिर में राधा कृष्ण की पूजा अर्चना से उन्होंने की। फिर उन्होंने गुरुद्वारा में जाकर मत्था टेका और गलियों में वोट मांगने निकल पड़े। सिख समुदाय के घर भी गए। फिर एकता मंच से भाईचारे और सौहार्द की बात कही। मैम थोड़ा सा पानी लेके अरे नहीं अरे आनंद नहीं, आप बैठिए माता जी, बैठिए आप माता जी बैठिए। भैया एक शॉट बना लीजिए रवि सर। भाई एक शॉट बना लीजिए रवि सर, अपने मतलब मैम प्लीज आप यार पिछली सरकारों ने अपने लिए सोचा था, उन्होंने व्यापक समाज के बारे में नहीं सोचा। वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा करना चाहते थे, दंगा फसाद करना चाहते थे, व्यापारियों को पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ता था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या अराजकता थी, कैसे ये लोग अव्यवस्था का कारक बनते थे। लेकिन आज हम कह सकते हैं पूरे उत्तर प्रदेश में न केवल कोरोना जैसी महामारी को नियंत्रित किया गया, बल्कि पलायन जैसी बुराइयों को भी रोक लगा करके जो व्यापारी उत्तर प्रदेश से पलायन कर गए थे, उन्हें वापस उत्तर प्रदेश के अंदर ला करके वे अपना व्यवसाय कर रहे हैं, सम्मान के साथ, सुरक्षा के साथ। बेटियां स्कूल जा रही हैं, हर माता हर बहन अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकती है। ये हम सब के लिए एक अवसर है। 5 वर्ष का प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी सरकार का कार्यकाल पूरे प्रदेश की छवि को बदलने, वर्तमान और भावी पीढ़ी के लिए अपने को गौरव से कहने के लिए कि हम भी उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं, हम भी गोरखपुर के नागरिक हैं, इस दृश्य बताने के लिए आज बहुत कुछ मौजूद है। न केवल सुरक्षा का एक वातावरण मिला है, बल्कि हर एक फील्ड में उत्तर प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जो सुरक्षा का, विकास का या फिर समाज के हर एक तबके के सम्मान का जो एक अभियान है, ये रुकना नहीं चाहिए, थमना नहीं चाहिए, ये अनवरत बने रहना चाहिए। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार आवश्यक है। गोरखपुर के सांसद रवि किशन का कहना है कि गोरखपुर में विपक्ष से कोई लड़ाई नहीं है, हर तरफ महाराज जी का ही माहौल है। आज तक ने रवि किशन से खास बातचीत की। ऐतिहासिक है। एक ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी निशानी है कि इतने बड़े एक सूबे के मुख्यमंत्री जी एक प्रत्याशी के रूप में आना और यहाँ पर जनता को डोर टू डोर कैंपेन करना। तो यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी बोलते हैं ना कि यहाँ पर कितने भी बड़ा नेता हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री एक कार्यकर्ता है। भारतीय जनता पार्टी का एक संदेश है, ये बहुत ही शानदार समस्त डेमोक्रेसी को जा रहा है। कल का माहौल था, आज का माहौल है, क्या समझ रहे हैं? जनता में कितने क्या मार्जिन की लड़ाई है? उत्साह है, सब लोग एक एक आदमी यहाँ महाराज जी बन के लड़ रहा है। अपने मुख्यमंत्री को, अपने सम्मान को, भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान को जिताने के लिए लाखों वोट से इनकी विजयी होगी। कल संकल्प पत्र भी आने वाला है, तो कल ऐतिहासिक होगा। भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार, बहुमत की सरकार बन रही है। हमारे संवाददाता अभिषेक हमारे साथ सीधे गोरखपुर से जुड़ रहे हैं। अभिषेक, आपने लगातार देखा जब सुबह से ही योगी आदित्यनाथ निकले थे पूजा करने के लिए, उस समय से आप लगातार कवर कर रहे हैं उनके कार्यक्रम को। रवि किशन दावा कर रहे हैं कि पूरा जोश है और हर एक आदमी महाराज जी बनकर के वोट देगा और उत्साह बेहद ज्यादा। उनकी बात में कितनी सच्चाई आपको नजर आई?
देखिए श्वेता, चूंकि ये गोरखपुर का इलाका है, सीएम योगी आदित्यनाथ का गढ़ माना जाता है, 5 बार के सांसद है, विधायक का चुनाव पहली बार भले ही लड़ रहे हैं, लेकिन सांसद के तौर पर रवि किशन को लगता है कि तमाम जितने इलाके हैं वो एक साथ मिलकर सीएम आदित्यनाथ के लिए वोट करेंगे। कल की जो तस्वीर थी जब अमित शाह मौजूद थे उनके नामांकन में, उसमें भी हमने देखा कि कार्यकर्ताओं में जोश था, वो पहुंच रहे थे, लेकिन आज की तस्वीर थोड़ी अलग इसलिए थी क्योंकि एक प्रत्याशी के तौर पर मुख्यमंत्री पहुंचे थे, श्री गोपाल मंदिर पहुंचे, उसके बाद मोहिद्दीनपुर के गुरुद्वारे में पहुंचे और सिख समुदाय के लोगों के साथ में उनकी मौजूदगी दिखाई दी। एक पर्चा दे रहे थे लोगों को जिसमें सरकार के काम लिखे हुए थे। हर एक घर में गए, कम से कम तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा घर में वो खुद व्यक्तिगत तौर पे गए हैं और वहां बैठ कर उन्होंने बात की है। ये साफ तौर पर दिखाता है कि गोरखपुर की लड़ाई को लेकर के बीजेपी पूरी तरीके से आश्वस्त है और खुद मुख्यमंत्री को भी लग रहा है कि ये लड़ाई जो है वो विपक्ष से है ही नहीं, मार्जिन की लड़ाई है। जैसे करहैल में अखिलेश यादव ताल ठोक रहे हैं, वो बात कर रहे हैं कि वहां भी कोई बीजेपी का कैंडिडेट उनके सामने नहीं उतर पाएगा। तो अगर गोरखपुर की मैं बात करूं तो योगी आदित्यनाथ के इस चुनाव में उतरने से सिर्फ गोरखपुर ही नहीं बल्कि यहाँ की 9 सीटों का दारोमदार होगा और उन 9 सीटों को बीजेपी टारगेट कर रही है। 17 में 8 थी, लेकिन इस बार 9 की 9 पे कब्जा करने का पूरे तौर पर मुख्यमंत्री के उतरने से बीजेपी में उत्साह है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के सियासी समर में सभी बड़ी पार्टियां दम लगाकर उतरी है, एक दूसरे पर जमकर आरोप प्रत्यारोप भी हो रहे हैं। बीजेपी, एसपी, बीएसपी सरकारों पर माफिया राज से लेकर विकास में नाकाम के आरोप लगा रही है, तो विपक्ष एक सुर से कह रहा है कि किसानों, गरीबों, बेरोजगारों का बीजेपी ने भला नहीं किया। पहले जो माफिया यहां पर पलायन करने के लिए और विकास को अवरुद्ध करते थे, आज उन्हें पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। आज उत्तर प्रदेश में व्यापारी और नौजवान पलायन नहीं करता बल्कि प्रगति के मार्ग पर उत्तर प्रदेश को मजबूती के साथ आगे बढ़ा रहा है। पूरब हो या पश्चिम, पिछली सरकारों ने पूरी व्यवस्था को माफियाओं से और पेशेवर अपराधियों को संरक्षण देकर के उससे जकड़ लिया था। 5 वर्ष के दौरान डबल इंजन की सरकार ने उस माफिया राज से, उस गुंडा राज से प्रदेश की जनता को मुक्त किया है। ये चुनाव इसलिए भी जरूरी है, लोग इस गठबंधन की मदद करें कि संविधान बचाने का भी चुनाव है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया जिससे देश चलना है, ये चुनाव लोकतंत्र के साथ साथ संविधान बचाने का भी चुनाव है। इसलिए जहां समाजवादी पार्टी हर रंग को जोड़ रही है, हमारा गठबंधन बहुरंगी है, सब तरह के लोग हमारे साथ हैं। ये एक रंगी लोग बाबा साहब का दिया हुआ संविधान उसको भी खत्म करना चाहते हैं। ओवैसी पर हमले के आरोपी आपको बता दें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है, लेकिन बाहर सियासत जमकर हो रही है। ओवैसी ने कल संसद में यह मामला उठाया। उन्होंने Z+ सिक्योरिटी लेने से मना कर दिया है, लेकिन दिल्ली में बुलेट प्रूफ गाड़ी और हथियार रखने की इजाजत मांगी है। स्पीकर साहब, मैं मुख्तसर से यहां पर यह बात कहना चाहूंगा कि मुख्तलिफ सियासी पार्टियां मुख्तलिफ प्रदेश में इख्तिदार पर हैं। ये बात आप तमाम को मैं गोशेगुजार कर रहा हूं कि आखिर ये कौन लोग हैं जो गोली पर भरोसा करते हैं, बैलेट पर नहीं करते। आखिर ये कौन लोग हैं जो इतना रेडिकलाइज हो चुके हैं कि इनको इस संविधान पर एतमाद नहीं रहा, उनको अंबेडकर के बनाए हुए संविधान के खिलाफ हैं, जो इतनी नफरत पैदा करते हैं। आखिर ये कौन लोग हैं? मैं इसको सियासी गुफ्तगू नहीं करूंगा, ये सबके लिए छोड़ रहा हूं, क्योंकि जहां तक मुझे मालूम कि मैं 2 मर्तबा का विधायक हूं, 4 मर्तबा का सांसद हूं, और अगर इस तरह से अगर राजनीति आगे बढ़ेगी कि टोल गेट पर गाड़ी रुकती है और 4 राउंड गोलियां चलाई जाती हैं, आखिर इन नौजवानों को ये कैसे रेडिकलाइज हुए? और मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने ये रेडिकलाइजेशन सैयद कुतुब की किताब पढ़कर रेडिकलाइज हुए, अब्दुल्ला अजाम की किताब पढ़कर रेडिकलाइज हुए, या अयमन अल ज़ोहरी की किताब पढ़कर रेडिकलाइज हुए? इसीलिए मैंने सरकार से 2015 में कहा था कि इंटरनल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट MHA में उसमें तमाम मजाहिब के लोगों का एक काउंटर सेल बनाइए आप। तीनों पड़ जाएंगे। और सर,
ये रेडिकलाइज हो चुके हैं, तो भारत की इससे राइट विंग कम्युनिज्म और टेररिज्म बढ़ेगा। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि जो गलती एनडीए 1 में की थी, आप वही करने जा रहे हैं। आपको नुकसान होगा, आपकी सरकार को नुकसान होगा, देश को तो, देश की सालिमियत को खतरा तो पैदा हो रहा है। सर, मैं आपके जरिए से सरकार को यह भी बताना चाहूंगा कि जिन लोगों ने ये रेडिकलाइजेशन किया है, आप इस पर गौर करिए, इन पर यूएपीए क्यों नहीं लगाते आप? अगर कोई स्पीच देता है, अगर कोई फेसबुक पर किसी क्रिकेट मैच पर किसी टीम की तायीद करता है तो यूएपीए लगता है। एक सिटिंग एमपी के ऊपर यूएपीए नहीं लगेगा सर, मैं सरकार पर छोड़ता हूं। सर, चौथी बात यह है कि रेडिकलाइजेशन की जब बात होती है, हमने यहां पर एक कांग्रेस के बड़े नेता से सुना कि 2 भारत हैं दौलत के एतबार से। नहीं सर, भारत की दौलत मोहब्बत है, भारत की दौलत पैसों की दौलत नहीं है, भारत की दौलत मोहब्बत है। हां, 2 भारत हैं, एक मोहब्बत पर जो पिछले कई बरसों से आबाद है और एक नफरत पर भारत बन रहा है। तो क्या आप दौलत की भारत की मिसाल देंगे या मोहब्बत की भारत की मिसाल देंगे? अगर मोहब्बत की भारत की मिसाल देंगे तो उसमें आपको मेरी जबान को रोकने के लिए गोली चलाने की जरूरत नहीं है। इस 2 भारत को समझने की जरूरत है। सर, खत्म सर, मुझे खत्म सर सुनिए सर, मैंने करीब से 6 फीट से गोलियां देखी, मुझे बोलने दीजिए सर। हो सकता है कि कल दिन ना देखूं मैं, अगर मैं यहां पर नहीं बोलूंगा तो कहां बोलूंगा सर? आप मुझे प्लीज बोलने दीजिए। सर, मैं आपसे गुजारिश यह करना चाहूंगा कि आप हरिद्वार में, रायपुर में और इलाहाबाद प्रयागराज में मेरे बारे में क्या कहा गया, आपके नाईबी की रिपोर्ट है ना, आप क्यों छुपा रहे उसको? देखिए, मैं मौत से नहीं डरने वाला हूं, हम सबको जाना है इस दुनिया से, बल्कि मैंने कह दिया कि मैं इस वतन में पैदा हुआ, मेरी मां की कोख से तो जमीन पर लिटाया गया। जब मेरी आंख बंद हो जाएगी तो इंशाल्लाह औरंगाबाद की जमीन मुझे दफनाया जाएगा। बात अज़दुद्दीन ओवैसी की। ओवैसी कह रहे हैं कि उन पर साजिश के तहत हमला हुआ है, लेकिन कम से कम 2 पार्टियों ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा है कि सियासी फायदे के लिए यह ड्रामा किया गया। ओवैसी जी के ऊपर हमला होता है यहां, क्यों? इतने साल में कभी उनके ऊपर हमला नहीं हुआ, खुलेआम घूमते रहे। तो वो भी थोड़ा सा क्रोनोलॉजी समझ लेनी चाहिए, कैसे और क्यों। तो आप ओवैसी जी पे हमले को राजनीति मानते हैं? मैं मानता हूं, जिसने भी किया है या करवाया है उसका कोई ना कोई मकसद है। हमला दुखद है, हमला किसी पर भी हो वो दुखद है, लेकिन अगर हमला सोची समझी रणनीति से हो। हमला करने वाले कौन हैं? भारतीय जनता पार्टी के गुंडे हैं। उनकी तस्वीरें किनके साथ हैं? उप मुख्यमंत्री के साथ हैं, केंद्रीय मंत्रियों के साथ हैं। तो ये बीजेपी सरकार ने हमला कराया है जानबूझ करके कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ध्रुवीकरण हो जाए। इसकी जांच होनी चाहिए। जांच तो पुलिस करेगी, बाद में निकलेगा, लेकिन जनता ने जांच कर ली है कि ये मिली भगत ए टीम बी टीम का साझा समझौते की फायरिंग है। और देखिएगा जब जांच होगी तो यही निकलेगा।